जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुरुचि स्टडी पॉइंट में। जैसा कि हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक हो गया, फिरोज शाह तुगलक हो गए, मोहम्मद बिन तुगलक हो गए, इन सभी शासकों के बारे में बता दिया। हमने फिरोज शाह तुगलक के बारे में कल पढ़ाया था, जिसमें हमने बताया कि फिरोज शाह जो तुगलक हैं उन्होंने नहरों का जाल बिछाए, सिंचाई पे कर लेते थे। उनके समय 1,80,000 करीब क्या था बाबू, तो दास थे। हमने यह भी बताया था कि उन्होंने 300 नगर क्या किया था, स्थापना किया था। तो ये सारी जानकारी हमें किसमें मिलती है, तो फिरोज शाह तुगलक में मिलती है। ये फिरोज शाह तुगलक अपने शासनकाल में ये सब काम किए थे। अगर आपको फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ना है तो आप हमसे फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ सकते हैं। हमने प्लेलिस्ट हिस्ट्री का बना दिया है, उसमें आप जाकर पूरा प्लेलिस्ट हिस्ट्री का देख सकते हैं। देखिए, फिरोज शाह तुगलक के बाद आते हैं नसरुद्दीन मसूद शाह आते हैं। फिरोज शाह तुगलक के बाद आते हैं आपका नसरुद्दीन मसूद शाह। ये देखिए, जब फिरोज शाह तुगलक के बाद कोई ऐसा योग्य शासक नहीं आते हैं बाबू जो तुगलक वंश को और विस्तार से और दूर तक ले जाएं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो शासन किया था देर तक दिल्ली सल्तनत में, वो तुगलक वंश के ही सुल्तान लोग थे। लेकिन कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के बाद कोई ऐसा योग्य शासक आया ही नहीं। फिरोज शाह तुगलक के बाद कोई भी ऐसे योग्य शासक नहीं आते हैं। एक आते हैं नसरुद्दीन मोहम्मद और एक आता है कि उसके नसरुद्दीन मोहम्मद के बाद जो होता है आपका इस वंश का खात्मा हो जाता है, आपका जो तुगलक वंश का पतन हो जाता है। फिर नए वंश सैयद वंश का उदय होता है। आज हम सैयद वंश के भी बारे में जानेंगे। सैयद वंश भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाते हैं और इनका भी अंत हो जाता है। उसके बाद आपका जो लोदी वंश आता है, लोदी वंश में इब्राहिम लोदी को हराकर फिर बाबर, फिर हम मुगल वंश का स्थापना करेंगे। मतलब हम नहीं करेंगे, बाबर करेगा, लेकिन हम तो आप लोग को मुगल वंश स्टार्ट कर देंगे पढ़ाना। तो आज छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है। आज हम सिर्फ आपको नसरुद्दीन मसूद शाह के बारे में और सैयद वंश के जो दो शासक महत्वपूर्ण थे उनके बारे में पढ़ाऊंगी। देखिए बाबू, हिस्ट्री में बहुत सारे शासक आए और गए, तो सभी को पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग को ऐसा पढ़ना है जिसे पढ़ने से एग्जाम में क्वेश्चन आए और हम हर एक शासकों को सीक्वेंस वाइज अच्छे से याद कर सके और उनके क्रियाकलापों को पढ़ेंगे कि कौन से वो कृति किए हैं। तो हिस्ट्री में सभी शासकों को याद रखना जरूरी नहीं होता। जो उन्होंने अच्छा कार्य किया है या जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हम वो शासकों के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम नसरुद्दीन महमूद शाह के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, नसरुद्दीन महमूद शाह, इसका साम्राज्य दिल्ली से पालन तक था। कहा जाता है कि नसरुद्दीन मोहम्मद शाह का जो आपका साम्राज्य इतना, मतलब वो इतना कम समय तक शासन किया, जिससे उसको यह कहा जाता है कि इसका जो साम्राज्य है दिल्ली से पालम बहुत दूर नहीं है, बहुत ही भी आसपास है। तो इसीलिए कहा गया कि इसका साम्राज्य इतना छोटा, इसका शासनकाल बहुत छोटा रहा और इसीलिए कहा गया कि इसका जो साम्राज्य है दिल्ली से पालन तक चला। इसका पंजाब जानते हैं, इसका जो एक सेनापति था जो जिसका नाम क्या था, खुजर खां था। खुजर खां, देखिए ये इसका पंजाब का सूबेदार स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया, इसका नाम था खिज्र खां। ये जो खिज्र खां था ये सूबेदार था, कहाँ का, पंजाब का सूबेदार था। किसके समय, तो नसरुद्दीन महमूद शाह के समय जो खिज्र खां था वो क्या था, कह सकते हैं कि सूबेदार था। कहाँ का, तो पंजाब का। उसने क्या किया, खिज्र खां जो था वो क्या करता है, तैमूर आक्रमण करवा देता है। खिज्र खां जो था वो कहता है कि आप आइए और क्या कीजिए, यहाँ पे आक्रमण कीजिए। तैमूर मध्य एशिया का एक खूंखार
आक्रमणकारी था। ये जो तैमूर वंश के लोग थे, जो तैमूर थे, वो मध्य एशिया से आए थे और एक बहुत बड़े खूंखार आक्रमणकारी था। इनका जो मोटिव रहता था कि सभी जगह जाना और धन लूटकर लेकर आ जाना। इसका ये नहीं था कि वहाँ जाकर हम साम्राज्य विस्तारित करेंगे, क्या उसका साम्राज्य विस्तारित करेंगे, ऐसा नहीं था। तो तैमूर लंग मतलब तैमूर लंग के जो लोग थे, आक्रमणकारी थे, किसके शासनकाल में आक्रमण करते हैं? तो तुगलक वंश में नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूरों का क्या होता? आक्रमण होता है। और ये क्या करते हैं? धन ले जाते हैं। कब आक्रमण करता है? 1369 ईस्वी में आप अपने पिता के मृत्यु के बाद यह समरकंद का शासक बना था। देखो, ये जो तैमूर मध्य एशिया से जो आया था, जो से खूंखार आक्रमणकारी था, ये भारत पे आक्रमण करके और इसको नसरुद्दीन को हराकर और यहाँ से धन लेकर ये कहाँ? वापस समरकंद लौट जाता है तैमूर। उसके बाद देखिए 1358 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पे आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने भारत पे आक्रमण कब किया था? 1358 ईस्वी में। कब किया था? 1358 ईस्वी में, जब ये भारत को पे आक्रमण किया और नसरुद्दीन महमूद को हराया और हराकर जब ये जाने लगा तब तब क्या होता है? जैसे कि ये आपका नसरुद्दीन मसूद को तो हरा दिया, नसरुद्दीन महमूद को तो ये हरा दिया। कौन? आपका तैमूर वंश के लोग, तैमूर के लोग हरा देते हैं। लेकिन हराने के बाद जब ये वापस जाने लगते हैं तो दिल्ली पे किसी को तो राज करने के लिए बैठाएगा नहीं। तो जो इसको बुलाया था आपका खिज्र खां, उसी को दिल्ली को सौंप कर और 2 जगह का सूबेदार बनाकर जाता है। इसको 2 जगह का सूबेदार नियुक्त करके जाता है, लाहौर एवं दीपालपुर का को सूबेदार बनाकर जाता है। लेकिन खिज्र खां जो था वो पूरे दिल्ली का सुल्तान बन गया। जो खिज्र खां था वो पूरे दिल्ली पे राज करने लगा। उसने एक अलग वंश नाम रखा जिसका नाम था सैयद वंश। तो इस प्रकार से सैयद वंश का उदय हुआ और आपका तुगलक वंश का पतन होता है। तुगलक वंश में जो नसरुद्दीन महमूद थे, उसके बाद जो नसरुद्दीन महमूद जो थे, उसके बाद जो खिज्र खां था, इन लोग को मरवा कर अपने गद्दी पर बैठता है। कौन? आपका खिज्र खां। तो सैयद वंश का संस्थापक किसको कहेंगे बाबू? खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। खिज्र खां जो थे वो सैयद वंश के संस्थापक बने। यह पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज, ये अपने आप को, जो सैयद वंश के जो संस्थापक थे खिज्र खां, ये अपने आप को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानता था। ये जो सैयद वंश का संस्थापक कौन? खिज्र खां किसको वंशज मानता था? तो पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानने वाला प्रथम शासक सैयद वंश का खिज्र खां था। यह सिया विचारधारा को मानता था। जो सैयद वंश का जो संस्थापक थे वो जो खिज्र खां, ये सिया विचारधारा को मानता था। एक सिया और सुन्नी, मुस्लिम में सिया और सुन्नी होता है, तो ये सुन्नी वंश को नहीं, सिया वंश के विचारधारों को मानने वाला व्यक्ति था। सुल्तान की उपाधि देखिए, ये जो था आपका सैयद वंश के जो संस्थापक थे खिज्र खां, ये सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। ये अपने आप को प्रतिनिधि मानता था। क्या मानता था? ये अपने आप को प्रतिनिधि मानता था। ये खुतबा नहीं पढ़ा था, इसीलिए हम इसको सुल्तान नहीं मानेंगे। ये जो सैयद वंश का जो संस्थापक था वह सुल्तान अपने आप को नहीं माना, वो अपने आप को क्या माना? प्रतिनिधि माना। इसने ना तो खुतबा पढ़ा, ना ही तो इसने अपना सिक्का चलाया, तो हम इसको ना तो सुल्तान मानेंगे और ना ही इसको राजा कहेंगे। ये एक प्रतिनिधि था जिसको कौन बैठाया था? तैमूर लंग के लोगों ने इसे बैठाकर वापस वो चले गए।
गए इसको बैठाकर। तो ये उन्हीं का प्रतिनिधि मानता था। और ये वंशज किसको बताता था? तो ये वंशज बताता था पैगंबर मोहम्मद साहब का। इसे जब ये तैमूर लोग जब जाने लगा तो इसने लाहौर एवं दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया। जो आपका ये खिज्र खां था, इसको लाहौर एवं दीपालपुर का क्या करता है? सूबेदार नियुक्त करता है। इसके बाद बाबू ज़्यादा सैयद वंश में ये जो संस्थापक रहता है कुछ ज़्यादा मेन खास काम नहीं करते हैं, कुछ खास काम आपका ये नहीं करता है। फिर इसके बाद जो सुल्तान आते हैं जिनका नाम है मुबारक शाह। मुबारक शाह यह सुल्तान की उपाधि धारण करता है। इसके बाद जो आते हैं शासक मुबारक शाह, ये सुल्तान की उपाधि धारण करता है। मतलब ये खुतबा पढ़ता है। ये क्या कर पढ़ता है? खुतबा पढ़कर ये अपने आप को सुल्तान की उपाधि धारण किया। कौन? मुबारक शाह। जिस तरह हमने आपको जब गुलाम वंश पढ़ाया था तब मैं बताई थी आपको कि जो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे गुलाम वंश के संस्थापक, उन्होंने खिलत नहीं लिया था, जिसके कारण उन्हें सुल्तान मतलब वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता था। लेकिन वही इल्तुतमिश ने खिलत लिया था। उसी प्रकार से ये जो खिज्र खां था वो किसी प्रकार का खुतबा वगैरह नहीं पढ़ा, ना तो सिक्का चलवाया। लेकिन अगला शासक जो मुबारक शाह आते हैं, ये सुल्तान का उपाधि धारण करते हैं और यह अपने नाम से सिक्का चलवाया। ये जो मुबारक शाह जो थे, जो आते हैं, वो क्या करते हैं? पहले तो सुल्तान का उपाधि धारण करता है, फिर ये अपने नाम से सिक्के चलाते हैं। इसने सिक्के पे मोइनुद्दीन मुबारक खुदवाया था। मोइनुद्दीन मुबारक खुदवाने वाला व्यक्ति कौन थे? मुबारक शाह। ये क्या खुदवाया था? मोइनुद्दीन मुबारक खुदवाया था। किस पे? सिक्के पे। कौन? आपका सैयद वंश के जो सुल्तान थे वो मुबारक शाह। क्योंकि हम सैयद वंश का सुल्तान मुबारक शाह को ही कहेंगे, क्योंकि खिज्र खां ने क्या लिया नहीं था? खिज्र खां ने खुतबा नहीं पढ़ा था बाबू, इसीलिए इसको हम नहीं बोलेंगे। तो ये क्या करता है? सिक्का चलाता है और सिक्के पे अपने नाम के जैसा एक नाम खुदवाता है, जिसका क्या था? मोइनुद्दीन मुबारक सिक्के पे खुदवाता है। क्या करता है? खुदवा नहीं लिखता है। सिक्का तो खुदा नहीं लिखेगा, उस पर आप पेन और मार्कर से थोड़ा लिख सकते हैं, उसको खोद कर लिखा जाता है। तो इस तरह से लिखवाया। देखिए यमुना नदी के किनारे ये जो मुबारक शाह जो थे, वह यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नामक शहर बनाया। जो मुबारकाबाद नामक जो शहर था, किसने बसाया था? आपका ये मुबारक शाह ने। देखिए मुबारका आप गाना सुने होंगे ने, ये मुबारक था भी और मुबारकाबाद नाम का शहर भी बसा दिया। कौन? मुबारक शाह। यमुना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे बाबू? यमुना नदी के किनारे। इस वंश का जो जानकारी मिलता है, या हम कह सकते हैं कि सैयद वंश का जो जानकारी मिलता है किस पुस्तक से मिलता है, उस बुक का क्या नाम है? तो तारीख़-ए मुबारक शाही में हमें सैयद वंश की जानकारी और मुबारक शाह के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलता है। तो आपको क्वेश्चन आएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सैयद वंश की जानकारी और विशेष मुबारक शाह की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? तो तारीख़-ए मुबारक शाही जानकारी मिलती है, यही किताब में जानकारी मिलती है। इसको जो लिखे गए थे, जो लिखा इसको, ये कौन था? यही याविन था। याविन अहमद के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। किसके द्वारा? याविन के द्वारा मुबारक शाही पुस्तक तारीख़-ए मुबारक शाही के द्वारा लिखा गया। समझे? अहमद के द्वारा
ये पुस्तक लिखा गया। तो हम कह सकते हैं कि सैयद वंश की जानकारी हमें तारीख ए मुबारक शाही में मिलता है। देखिए बाबू, सैयद वंश जो था उनमें बहुत ज़्यादा योग्य शासक नहीं आते। एक तो आया जो अपने आप को पैगंबरे मोहम्मद शाह कहे लगा, है ना, आता हम कहता हम पैगंबर मोहम्मद शाह के वंशज है, ऐसे बोलता है। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, ये जो आपके सुल्तान बने, जो मुबारक शाह जो थे, ये जो जैसे देखिए, ये तो अपने आप को प्रतिनिधि माना था, तो ये जो खुदवा उदवा था वो किसका, तो तैमूर लंग का चल रहा था। तो ये आते ही तैमूर लंग का जो खुदवा जो सिक्का चल रहा था उसको क्या करा देता है, बंद करा देता है, और ये अपना खुदवा निकालता है और अपना सिक्का चलाता है। कौन, मुबारक शाह। तो सैयद वंश में हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 वंश को याद रखेंगे। ध्यान रखिएगा, देखिए ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है कि एग्जाम में आए और हमसे क्वेश्चन ना छूटे। क्या, तो देखिए सैयद वंश में हम खिज्र खान के बारे में पढ़ेंगे, खिज्र खान के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा मुबारक शाह के बारे में पढ़ेंगे। क्या खिज्र खान ने खुदवा पढ़ा, क्या खिज्र खां को हम सुल्तान कहेंगे, नहीं कहेंगे, मुबारक शाह को सुल्तान कहेंगे। तो खिज्र खां और मुबारक शाह को हम सैयद वंश में सिर्फ 2 शासक के रूप में पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए तुगलक वंश में हम ज़्यादा से ज़्यादा 4 शासक, देखिए पहला गयासुद्दीन तुगलक, फिर आता है मोहम्मद बिन तुगलक, फिर आते हैं फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद नसरुद्दीन महमूद शाह। ये 3-4 शासक को हम किस में याद रखेंगे, हम तुगलक वंश में याद रखेंगे। खिलजी वंश में भी ज़्यादा हम किसको नहीं याद रखते हैं, खिलजी वंश में भी हम ज़्यादा किसी को याद रखते हैं, नहीं याद रखते। आपका अलाउद्दीन खिलजी इसमें ज़्यादा वर्क किया था, तो हम अलाउद्दीन खिलजी को याद रखते हैं। गुलाम वंश में ऐबक हो गया, वलवन हो गया, आपका ऐबक हो गया, वलवन हो गया, इल्तुतमिश हो गई, रजिया हो गई, ये सबको हम किस में याद कर रखते हैं बाबू, गुलाम वंश। तो अब इसके बाद सैयद वंश के बाद किसका स्थापना होगा, लोधी वंश का। क्या होगा बाबू, लोधी वंश का। लोधी वंश में भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने का है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लोधी वंश को थोड़ा सा पढ़ाकर और हम मुगल साम्राज्य को आपको स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग मुगल साम्राज्य के बारे में डिटेल से और अच्छे से पढ़ना चाहते तो प्लीज़ बाबू हमारा जो चैनल है सुरुचि स्टडी पॉइंट, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कीजिए। जय हिंद।